इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के करार के बाद अब दोनों देश मंगलवार को बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेक्टिकल कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस करार से भारत को न सिर्फ काफी मदद मिलेगी बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हो सकेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच 4 अहम रक्षा समझौतों की अंतिम कड़ी भी है। इस करार के बाद भारत अमेरिका के सबसे करीबी सैन्य साझेदारों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। चीन से तनाव के मद्देनजर नौसेना के पूर्व अधिकारी भी समझौते को काफी अहम मानते हैं। इसकी नींव पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रखी गई थी और दोनों देशों के बीच फाउंडेशनल एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत लिमओओ समझौता हुआ था और इसी के तहत दुनिया में जहां भी अमेरिका की नौसेना मौजूद होगी उससे हम सामान ले सकेंगे। काफी समय से भारत अमेरिका से तेल भी लेता रहा है, तो आज काफी अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। और वहीं चीन की परेशानी इससे बढ़ सकती है, या यूं कहें कि चीन की चिंता अब बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो अब काफी घनिष्ठ होते जा रहे हैं। और जिस तरह से आज बेका पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे हो चुके हैं और अब भारत जो है अमेरिका के सबसे करीबी देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। तो और मजबूत हो गए हैं दोनों देशों के बीच के संबंध। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को हुए 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में दोनों देशों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे से संवेदनशील सूचनाओं को साझा करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं भारत की ओर से समझौते पर रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जीवेश नंदन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की मिलिट्री का सहयोग काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन की बैठक में हमने पड़ोसी देशों और अन्य थर्ड कंट्रीज में संभावित क्षमता निर्माण और अन्य संयुक्त सहयोग गतिविधियों का भी पता लगाया है। तो सैन्य वार्ता जो है दोनों देशों के बीच सफल हो चुकी है। रक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। सोमवार को जो बातचीत हुई थी वो भी काफी सफल रही। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी खासी जानकारी रखते हैं अनिल जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, इतने अहम समझौते आज अमेरिका के साथ हुए हैं भारत के, और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए हैं। बेका के बारे में मैं आपसे सारी जानकारी चाहूंगी कि किस तरह का ये समझौता है और इसे आने वाले दिनों में क्या कुछ फायदा रक्षा के क्षेत्र में भारत को होने वाला है। देखिए, इसमें 4 समझौते जो हुए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत अहम हैं और वो रक्षा के अगर आप देखें कि डिफेंस और साथ में हमारी जो इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से है उसके लिए बहुत अहम है। ये एक तो जो सबसे पहले हुआ है वो है लॉजिस्टिक्स वाला, जो हमारा जो लॉजिस्टिक्स के लिए जो समझौता हुआ है उसके अंदर हम जो है एक दूसरे के जो है लॉजिस्टिक्स के अंदर मदद दे सकते हैं। उनके शिप या जो भी चीजें हैं वो मतलब कि चाहे जहाज हैं चाहे शिप्स हैं, वो एक दूसरे के मुल्क में आके वहाँ पे पोर्ट में आके रिपेयर भी हो सकते हैं और साथ में एक दूसरे को रिप्लेनिशमेंट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। दूसरा जो है एक बहुत अहम है वो है हमारा उसका जो इंफॉर्मेशन और जो जियो सैटेलाइट का जो है उसके अंदर क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है रियल टाइम के अंदर जो जितनी अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं ऊपर उड़ रही उनसे रियल टाइम के अंदर हमारे जो ग्राउंड के ऊपर है कमांडर्स के पास में मिल सकती है। और ये जो एक बहुत अहम है उसके अंदर ये काम आएगा हमारे कल को अगर हमने मिसाइल वगैरह कहीं तैनात करनी कोई दागनी है तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हो सकता है। दूसरा इंटेलिजेंस जो है जो भी कई मुल्क हैं जो चाइना है चाहे पाकिस्तान है जो जैसी हरकतें करते हैं ये ऑनलाइन ये लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी के ऊपर वो जो है उधर उनकी ट्रुप मूवमेंट्स वगैरह वो भी पता लग सकती है। तीसरा है और सिक्योर कम्युनिकेशन का, मैरीटाइम कम्युनिकेशन का। उससे क्या है कि हमारे जितने शिप्स हैं चाहे पनडुब्बी हैं चाहे शिप्स हैं और जो हमारे ये एक सिक्योर एनक्रिप्टेड वे में हम उसका जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमें जो जितने कमांडर फील्ड में है और बाकियों को हमें पता है कि हमारे आपस में एक दूसरे के साथ जो बात हो रही है वो तीसरा नहीं उसको एनक्रिप्ट कर सकता। तो एक बहुत बड़ा अहम फैसला ये चीज है और ये
हम अमेरिकन फौज के साथ भी कर सकते हैं और वो हम अपनी फौज में भी कर सकते हैं। तो एक हिसाब से ये क्या हुआ है कि ये 4 समझौते होने से हिंदुस्तान और अमेरिका का स्तर जो आपस में कोऑपरेशन का है वो बहुत बढ़ गया है, और इससे बढ़ने से ये आप कह लीजिए एक स्टेप और आगे चला गया है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए। अभी ये मदद ऐसे है। दूसरा, अगर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मिलिट्री इंटरवेंशन का और मिलिट्री जो है उसकी जो सहायता का, वो भी आगे हो सकता है कि जैसे अब ये पहला कदम है, इसका नेक्स्ट जो है वो हो सकता है। तो ये जो एक चीज एक दर्शा रहा है कि चाइना को स्पेशली और पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इतने घनिष्ठ हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं कि अब अमेरिका भी हिंदुस्तान को एक अपना अलाय और एक अपना, वो कहते हैं ना, वो ट्रस्टेड अलाय के हिसाब से हिंदुस्तान को देखता है। ठीक है सर, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, अभी अमेरिका में चुनाव हैं, अगर वहां पर सत्ता परिवर्तित होती है तो क्या ये संभव है कि जो मजबूत रिश्ते अभी बने हुए हैं वो आने वाले समय में भी बरकरार रहें, या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है? क्या ये जो समझौते हैं वो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद इन समझौते में भी कोई हेरफेर कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो समझौते होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड टू प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं होते, ये ओवरऑल लॉन्ग रहने वाले समझौते होते हैं। जितनी गवर्नमेंट आए, प्रेसिडेंट बदले नहीं बदले, दूसरा नया आए, तीसरी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो समझौते होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ होती हैं। और वो जो स्ट्रेटेजिक थॉट है जो अमेरिकन की, वो उस हिसाब से है जो एक गवर्नमेंट आए। ये पहले भी इन्होंने, ये पॉम्पी ने और एस्पर ने बोल दिया था कि जी ये नहीं होगा कि कल को अगर बाइडेन गवर्नमेंट आ जाती है तो ये जो है जो समझौते जितने अभी किए सारे खत्म हो जाएंगे। ये खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बाइडेन गवर्नमेंट आके इसको खत्म करना चाहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने जो इनकी अंदर की इंटेलिजेंस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन और जो आर्म फोर्सेस हैं वो उनको बताएंगे कि नहीं, ये समझौते बड़े जरूरी हैं हमारे लिए, और अगर आप इनको खत्म करते हैं तो उनको कितना नुकसान होगा। तो वो अपने तरीके से समझाएंगे अपनी गवर्नमेंट को कि वो ये अमेरिकन को ज्यादा फायदा है इसके अंदर, क्योंकि अमेरिकन का कल को जब उनके शिप्स जो है जैसे इंडियन ओशन में है या इधर अरेबियन सी वगैरह में है, उनको रेस्ट रिप्लेनिशमेंट या कोई और मदद की जरूरत है तो उसके अंदर वो जो है ये एग्रीमेंट्स काम आएंगे। दूसरा, आपस में कम्युनिकेशन के अंदर भी उनके साथ काम आएंगे। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये नहीं होता कि एक गवर्नमेंट गई तो ये एग्रीमेंट सारे खत्म हो गए। ये पूरा लंबा दौर से चलते हैं और ये बड़े थॉट आउट एग्रीमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनिल गौड़ जी, और तमाम जानकारी भी आपने दी और तमाम अहम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के करार के बाद अब दोनों देश मंगलवार को बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैक्टिकल कॉपरेशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, और इसी के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ सीमा गतिरोध, दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मुखरता और बीजिंग द्वारा हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को संभालने के तरीके सहित कई विवादास्पद मुद्दों को लेकर चीन पर हमले तेज किए हैं और भारत के साथ मजबूतों को काफी मुखरता के साथ मजबूत किया है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में किसानों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 5 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज किसानों के साथ बैठक हुई थी। 26 और 27 नवंबर को किसान जत्थेबंदियां चलो दिल्ली के नारे के साथ बड़ा आंदोलन करने वाली हैं। 3 नवंबर को दिल्ली में फिर से किसानों की महापंचायत का आयोजन होगा। 4 तारीख को पंजाब की किसान जत्थेबंदियां अपनी अगली रणनीति को लेकर चंडीगढ़ में बैठक करेंगी। दिल्ली में किसानों की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे, 5 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने वाली है किसान जत्थेबंदियां।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो आज किसानों की तरफ से दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक बड़ी बैठक की गई और इस बैठक का मुद्दा ये था कि किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील किया जाए, पूरे देश के किसान जो हैं वो इसमें सम्मिलित हों और केंद्रीय कानूनों का विरोध करें। तो अब ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन बनता नजर आ रहा है। जिस तरह से भारत बंद की कॉल दे दी गई है, 5 नवंबर को किसान जत्थेबंदियों की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई है किसान कानूनों के विरोध में। इसके अलावा 26 और 27 तारीख की बात करें तो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो के नारे के साथ जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो दिल्ली में एक बड़ा संघर्ष करती नजर आएंगी, बड़ा रोष मार्च वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा 3 नवंबर को दिल्ली के अंदर फिर से किसानों की एक महापंचायत होने वाली है। इसी तरह से 4 नवंबर की बात करें तो पंजाब की 30 किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो चंडीगढ़ के अंदर अगली रणनीति बनाने को लेकर बैठक करती नजर आएंगी। यानी ओवरऑल पूरी तरह से केंद्र को, प्रदेश सरकारों को घेरने की रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है केंद्रीय कानूनों के विरोध में। जी बिल्कुल, और बड़ा फैसला यहाँ लिया गया है कि 5 नवंबर को पूरे भारत बंद का आह्वान जो किया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सके, या एक बार फिर से इन्हें बैठक के लिए या मीटिंग के लिए बुलाया जा सके? भारत बंद का आह्वान कर दिया है और किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर उतारू हुए हैं। ऐसे में अब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर लगातार सरकार के जो नुमाइंदे हैं कहते नजर आ रहे हैं कि बैठक से ही समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन बैठक किस लहजे में होगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें, वो बैठक के लिए आमंत्रित नहीं करते, तब तक कोई बैठक किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो नहीं करेंगी केंद्र के साथ। अधिकारियों के साथ तो खास तौर पे हर तरह की बैठक से मनाही कर दी गई है। और अब जिस तरह से भारत बंद की कॉल दी गई है और कई और जो कह सकते हैं मुलाजिम जत्थेबंदियों की बात करें या फिर व्यापारियों की बात करें, वो भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर और वर्गों का समर्थन किसानों के इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आए तो उसके बाद केंद्र पर और ज्यादा दबाव बनता हुआ नजर आएगा और फिर हो सकता है कि केंद्र कोई बड़ा फैसला ले किसानों के हक में। कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है उसके अनुरूप किसान कानूनों में भी संशोधन हो सकता है अगर ये वाकई में ही राष्ट्रीय आंदोलन बनता हुआ नजर आए, क्योंकि चिंगारी पंजाब से शुरू हुई है जो एक लोक लहर बनती हुई नजर आ रही है। जी 26 और 27 नवंबर को किसान जत्थेबंदियां चलो दिल्ली के नारे के साथ कूच भी कर सकती हैं। इससे पहले 3 नवंबर को चंडीगढ़ में भी बैठक है। विनीत, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 3 नवंबर को दिल्ली के अंदर ही एक महापंचायत होने वाली है और जिस तरह से 2 दिन का प्रदर्शन की कॉल की गई है कि दिल्ली का घेराव करके एक बड़ा संघर्ष किया जाएगा, एक बड़ी रैली दिल्ली के अंदर होती नजर आएगी, एक बड़ा रोष मार्च जो है वहां पर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की कॉल यहाँ पर दी गई है क्योंकि पूरे देश की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में लामबंद होती नजर आ रही हैं और इस प्रदर्शन का हिस्सा बनती नजर आ रही है। पहले जिस तरह से देखने में आया था कि केवल पंजाब हरियाणा के ही किसान जो हैं वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पूरे देश के किसान जो हैं वो किसान कानूनों के विरोध में लामबंद हो रहे हैं और अपनी अपनी रणनीतियां तय करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो रणनीति तय की गई है, ये फैसला लिया है कि बड़ा आंदोलन देश भर में ये आंदोलन किया जाएगा। देशव्यापी बंद का आह्वान अब किसान जत्थेबंदियों के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया जो कि दिल्ली से आई है। किसानों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में 5 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे, लेकिन अब बाहर से भी जाने वाले लोग वहां पर जमीन खरीदकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंकुश शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश शर्मा जी, किस अधिनियम के तहत आज बड़ा फेरबदल किया गया है? मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद करके वहां पर रह भी सकता है और इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर इंडस्ट्री या अपना कोई काम शुरू कर सकता है। किस अधिनियम के तहत ये बदलाव किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अंकुश शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है और इसी के कारण ये बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और अब इस बदलाव के तहत देश का कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकता है और वहां पर अपना काम शुरू कर सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। खेती वहां के ही निवासी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बदलाव किया गया है वो उद्योग धंधों के लिए किया गया है, ताकि वहां पर इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ाया जा सके और इसके लिए किसी को कोई वहां की प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां के निवासी का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अब लैंड खरीद सकता है, लेकिन खेती के लिए प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर विकास करना है तो वो उद्योग धंधों की काफ़ी ज़रूरत रहेगी और उद्योग धंधे वहाँ पर बढ़े, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था कि इस तरह के नियमों को बदला जाए और इसी के लिए ये नियम में बदलाव किया गया है, अधिनियम बदला गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर अब देश का कोई भी व्यक्ति अपने लिए लैंड खरीद सकता है, उद्योग धंधे अब स्थापित किए जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है और इसी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा बदलाव करते हुए अब ये अनुमति दे दी गई है, छूट दे दी गई है कि बिना किसी प्रमाण पत्र के देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकता है और उद्योग धंधों की
स्थापना वहां पर की जा सकती है। लेकिन जैसा हम बार बार जानकारी दे रहे हैं कि खेती के लिए अभी रोक जारी रहेगी, खेती की जमीन अभी सिर्फ वहां के स्थानीय लोग ही ले सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। अब देश का कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन खरीद सकता है और वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई तब उसका यही कहना था कि हम पहले 370 को हटाएंगे, फिर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी ने कहा था, अब पहले 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया और उसके बाद अब जो है एमएचए ने एक रविंद्र, लौट रही हूँ आपके पास। इस समय एक अन्य मेहमान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंकुर शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, मैं आपसे जानकारी चाह रही हूँ कि जिस तरह से अब गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जम्मू में कि अब कोई भी शख्स वहां पर जमीन खरीद सकता है और उद्योग धंधे वहां स्थापित किए जा सकते हैं, किस अधिनियम के तहत ये बदलाव किया गया है, पहले क्या नियम था और अब क्या कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, तमाम जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ये 5th ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के जरिए इस पे और क्लैरिटी आ गई कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट होना अनिवार्य नहीं रहेंगे। इससे पहले 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले नियम यह था कि जम्मू कश्मीर में केवल वही लोग जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं जमीन खरीद सकते हैं, उसके मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो ऑर्डर केंद्र सरकार ने निकाला है ये स्वाभाविक था। 370 और 35A एब्रोगेट होने के बाद ये ऑर्डर आना ही आना था और वो सब कानून जिन कानूनों में परमानेंट रेजिडेंट होने की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी वो कानूनों को अमेंड करके उसमें से परमानेंट रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट को बाहर निकालना था। मुझे लगता है कि 1 साल से अधिक का समय केंद्र सरकार ने लिया, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ये किया, बहुत ही वेलकम का एक विषय है। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन की तरफ उठाया गया एक कदम है जहाँ पे अब भारतीय नागरिक भी जम्मू कश्मीर में आके जमीन खरीदने के सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये कहूँ तो इस डेवलपमेंट से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीजें एक सौगात के तौर पे आएंगी। और जम्मू संभाग की तरफ से ये बहुत बहुत केंद्र सरकार बधाई की पात्र है, इन्होंने ये अमेंडमेंट्स करके इन्हें अभी नोटिफाई किया है। यानी कि काफी अच्छा ये फैसला गृह मंत्रालय का माना जा रहा है। मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि काफी बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसके लिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बाहर से उद्योग धंधे यहाँ पर लगेंगे और स्थानीय लोगों का सहयोग मिल पाएगा। और जो रोजगार की बार बार बात आती है कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है और तमाम जो इस तरह की बातें सामने आती हैं, इन मुद्दों पर भी अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा। देखिए, जहां तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल था तो 370-35 से एब्रोगेट होने से पहले भी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेजेस होते थे जहां पे उन्हें सरकारी जमीन दी जाती थी इंडस्ट्रियल एरियाज में। ये एक स्टेप और आगे है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, आपको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले यही चाहेंगे कि भाई जमीन के मालिकाना हक हमें मिले। या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, वो जमीन की सिक्योरिटी चाहते थे। तो ये एक कदम और आगे बढ़ के केंद्र सरकार ने पूर्णतः जो सिस्टम बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करके बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया है, कदम उठाया है। और जैसा मैंने पहले कहा, 35A जब तक भारतीय संविधान में था, जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसे कानून बना सकती थी जमीन और एम्प्लॉयमेंट को लेके जो भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट का भी हनन कर सके, यानी भारतीय नागरिकों को अन्य राज्य के नागरिकों को रोक सके जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट और जमीन खरीदने से। तो 370 और 35A की खत्म होते ही वो सिस्टम खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह अधिसूचना जारी की है जिससे वो 370 और 35A के एब्रोगेशन को एक निर्णायक दिशा में लेने का कार्य कर रही है और ये बहुत स्वागत योग्य है। इससे ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रमोशन भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। रविंद्र, आपका भी धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया और गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस फैसले के तहत अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकता है और वहां पर उद्योग धंधों की स्थापना की जा सकती है। हालांकि हम जानकारी दे दें कि खेती के लिए अभी पुराना नियम ही लागू रहेगा। खेती की जो जमीन है वो सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं। इसके अलावा पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा पर भी हाई कोर्ट ही ध्यान देगा। कोर्ट के अनुसार सीबीआई हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं, वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई। तो हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुना दिया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं। इसके अलावा पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा पर भी हाई कोर्ट को ही ध्यान देना है।
अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था आज, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये पूरा फैसला सुना दिया है। और इस फैसले के तहत सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट को ही करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच के बाद ये कोर्ट को ही तय करना है कि केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं। और वहीं जानकारी ये मिल रही है कि इस पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा पर भी हाई कोर्ट ही ध्यान देगा। तो हाथरस मामले को लेकर बड़ी खबर और ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, जानकारी आपसे चाहेंगे। हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। देखिए पल्लवी, हाथरस के चंदप्पा थाना क्षेत्र के भूलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इसकी निगरानी में जांच होगी, यानी कि सीबीआई टीम जो जांच कर रही है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं बोबडे, उन्होंने साफ तौर पर 3 सदस्यीय जो बेंच थी उसमें यह फैसला सुनाया है कि हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ ही गवाहों की सुरक्षा को लेकर के भी अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और सरकार को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही अब सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सौंपेगी और लखनऊ बेंच इसकी मॉनिटरिंग करेगी। कहीं ना कहीं जो परिजनों की मांग थी उनको निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डीएम का तबादला नहीं किया गया। उनको जो जांच हो रही थी उस पर भी संशय था। उसको देखते हुए आज जो 3 सदस्यीय बेंच थी उसने साफ तौर पर फैसला सुनाया है कि इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट बेंच है लखनऊ की, वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी और जो सीबीआई है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर कोर्ट को सौंपेगी। जी बिल्कुल, अहम फैसला यहाँ पर दिया गया है। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुनीत? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, परिवार ने साफ तौर पे जो उनकी तरफ से वकील हैं उन्होंने कहा था कि परिवार दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको अपनी सुरक्षा को लेकर के भय बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था कि पीड़ित परिवार की पूरी तरीके से सुरक्षा करी जा रही है, कितनी कंपनियां वहां पर फोर्स की लगाई गई हैं, कौन से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी वहां पर लगाए गए हैं, सारा हलफनामे में सब कुछ दर्ज था। और साथ ही आज 3 सदस्यीय जो बेंच हुई इसमें सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा हुई है और साफ तौर पर कई अन्य निर्देश दिए गए हैं पीड़ित परिवार के। और जो गवाह है वो कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं हो। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्कता बरते और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो अपनी निगरानी बनाए रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुना दिया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण सहित मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैला हुआ है। वहीं दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों की हड़ताल से लोगों का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। बाड़ा हिंदू राव अस्पताल और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली नगर निगम बीजेपी के पास है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दल डॉक्टर्स के नाम पर सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित का कहना है कि दिल्ली में कोरोना और वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस दौरान बीजेपी और आप पार्टी के नेता इस समस्या से वाकिफ भी है, फिर भी दोनों दल डॉक्टरों को वेतन देने की पहल नहीं कर रहे हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का और अभी रुख क्या नजर आ रहा है? क्या इनके वेतन को अभी रिलीज किया जाएगा भी या नहीं? बात करें तो क्वेश्चन है वो हड़ताल पर है, यानी कि सीधे सीधा कहें जो जनता है उनको सुरक्षा कहीं या कहें या फिर कहें कि जो उनकी सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि दिल्ली सरकार अपना राग अलाप रही है, डॉक्टर अपना राग अलाप रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एमसीडी है वो अपना राग अलाप रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता इस वक्त इसकी नजर आ रही है। बात करें जिस तरीके से डॉक्टरों की, तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी के जितने भी अस्पताल है दिल्ली के अंदर, उनके जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उन लोगों को कोरोना काल के अंदर तो उनको योद्धा का खिताब दे दिया गया, मगर उसके बाद उनको 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है। मगर वहीं बात करें जिस तरीके से एमसीडी के जो मेयर हैं वो उन्होंने भी
कल भी डॉक्टरों से जाके बात करने की कोशिश करी थी और आज भी जाके बात करने की कोशिश करी थी। यहाँ तक कि कहें कि जो आज मेयर थे वो आज जाके डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करी और बात के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 1 महीने की सैलरी हम आपको दे देते हैं और लगभग जो 3 महीने की सैलरी जो बनती है और वो हम धीरे धीरे करके आप लोगों को पहुंचा देंगे। मगर डॉक्टर इस बात पे राजी नहीं हुए और उन्होंने साफ साफ एमसीडी का विरोध कर दिया और एमसीडी से जो मेयर थे उनसे साफ साफ कह दिया कि जब तक हमारे को 4 महीने की पूरा वेतन नहीं मिलेगा हम काम पर काम नहीं करेंगे और जो काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सोचने की वाली बात है जो मरीज हैं उन लोगों को कैसे स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि पराली जलती चली जा रही है और लगातार दिल्ली के जो आबोहवा है वो खराब होती चली जा रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह हो सकती है। जी राजीव, और इस बीच ये आरोप लगाया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में दोनों ही दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और बस आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि दोनों दल बस इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल बात समझनी होगी क्योंकि दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन को लेकर ही इस तरीके की राजनीति की जा रही है क्योंकि जो निगम है वो बीजेपी के अंडर में है और जो दिल्ली सरकार है वो आम आदमी पार्टी के पास अंडर में है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इस दोनों के बीच में डॉक्टर पिसते नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों के साथ साथ जो मरीज है वो खास तौर पर पिसते नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार अजीब, यहाँ पर वजह क्या बताई जा रही है? डॉक्टर्स को सैलरी मिल क्यों नहीं रही है? कमी कहाँ रह जा रही है? अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि उनके पास फंड नहीं है तो इतने लंबे चौड़े बोर्डिंग बैनर लगे हुए हैं वो भी पैसों से ही लगते हैं, तमाम फंड उनके पास है, तो फिर कमी कहाँ है? क्यों डॉक्टर्स को जो है उनकी वेतन नहीं दिया जा रहा है? देखिए बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड की कमी है क्योंकि एमसीडी का जो फंड है वो केंद्र सरकार से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मगर वो बात करें जिस तरीके से एमसीडी के जो विभाग है यानी जो तीनों जो मेयर हैं वो कहते हैं कि जी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पैसा दे दिया है और मगर दिल्ली सरकार केंद्र तक निगम तक पैसा नहीं पहुंचा रही है। अगर निगम तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो डॉक्टरों तक उनकी सैलरी नहीं पहुंच पाएगी, जो सफाई कर्मचारी हैं उन तक नहीं सैलरी पहुंच पाएगी। यहाँ तक कि जो एमसीडी के अंदर जो कह सकते हैं जो अस्पताल है जो वहाँ के जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं यानी कि दवाइयाँ जो होती हैं वो तक वहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है मगर सीधा सीधा कहें तो राजनीति का समय है यानी कि इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है तो राजनीति का कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते, ना ही वो बीजेपी छोड़ना चाहती है, ना ही वो आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहती है, ना ही जो इसमें कांग्रेस पार्टी है वो भी नहीं छोड़ना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं ये तो सीधा सीधा एक राजनीति खेली जा रही है। राजनीति के अंदर डॉक्टर पिस रहे हैं और खास तौर पर जनता भी पिसते नजर आ रही है इसके अंदर। जी राजीव, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो ये जानकारी हम दे दें कि दिल्ली में आज भी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जारी रखी और इस वजह से दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गाजीपुर मंडी में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का उद्घाटन किया। यहाँ पर प्लांट में मंगलवार से ही कचरा डालना शुरू कर दिया गया है। 30 दिन बाद इसमें बिजली उत्पादन शुरू होगा। इस प्लांट में गाजीपुर की तीनों मंडियों का कचरा डाला जाएगा। इसमें 15 टन कूड़े से 1500 यूनिट बिजली बनेगी। यह प्लांट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की निसर्गुणा तकनीक पर बनाया गया है। प्लांट को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 15 टन कचरे से रोजाना 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बिजली से मंडी रोशन होगी, बची हुई बिजली को बेचा जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तकनीक का इस्तेमाल कर निजी एजेंसी ने इसका निर्माण किया है। इस प्लांट के लिए गाजीपुर सब्जी मंडी, फूल मंडी, मुर्गा व मछली मंडी से कचरे की व्यवस्था की जाएगी। कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट और खाद बनाने वाला प्लांट शुरू हो रहा है और इस मंडी में जितना भी डेली बेसिस पे कूड़ा जनरेट होगा वो सारे कूड़े से रोज़ बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते राजधानी जैसे दिखना भी नहीं चाहिए, उस लेवल की साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा रहता है। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की ज़रूरत है।
तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी तो एक ही प्लांट लगा है, लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं उस हिसाब से काफी सारे प्लांट्स दिल्ली में होने ही चाहिए। लेकिन ये राहत भरी खबर है कि एक प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है और आज से ही कचरा भी डालना शुरू कर दिया गया है। 30 दिन के अंदर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और बिजली बनना शुरू हो जाएगी। और ये जानकारी भी मिल रही है कि इस बिजली का जो यूज है वो गाजीपुर की 3 मंडियों में किया जाएगा और बची हुई बिजली को बेचा जाएगा। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज बिजली प्लांट का उद्घाटन सीएम के द्वारा किया गया है, क्या कुछ खास विशेषताएं इस बिजली प्लांट की है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज जो अरविंद केजरीवाल ने बिजली प्लांट का उद्घाटन किया है, यानी कि जो गाजीपुर के जो अंदर जो गाजीपुर मंडी के पास जो कचरा जमा होता है उसको लेकर ही इस तरीके का प्लांट लगाया गया है ताकि उससे बिजली उत्पन्न हो सके, क्योंकि वो कचरा जो वेस्ट पड़ा हुआ था और उसको यूज नहीं हो रहा था, उसको लेकर ही कह सकते दिल्ली सरकार ने कोशिश की है। अच्छी पहल है और सीधे सीधे कहें तो इससे अगर कचरे से अगर बिजली उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी राहत मिल सकती है। और जो दिल्ली सरकार लगातार कह सकते हैं जो बिजली फ्री देती है, यानी कि 200 यूनिट फ्री देती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उनको बिजली को उत्पन्न हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से ये तीनों ही जो मंडियां हैं उसका जो कचरा होगा यहाँ पे जो लाया जाएगा और लाने के बाद में प्लांट में डाला जाएगा और प्लांट की लगातार जो कार्रवाई होगी वो करती जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे 1 महीने बाद ही इसके अंदर से बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं सुविधाएं जो मिलनी शुरू हो जाएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से इसके अंदर जो फंड का जो कह सकते हैं जो फंड का हिसाब किताब है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा और लगातार दिल्ली सरकार कोशिश करती रहेगी। इस तरीके के जितने भी प्लांट होंगे वो दिल्ली सरकार के अंडर में रहेंगे और दिल्ली सरकार इनको निरंतर कोशिश करती रहेगी कि इस तरीके के प्लांटों से बिजली उत्पन्न होती रहे और कहीं ना कहीं आगे चलती रहे सारा कार्रवाई। जी बिल्कुल, इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इस प्लांट को बनाने में कितना खर्चा आया है राजीव, और सरकार की आगे की क्या कुछ रणनीति है? क्या दिल्ली में और भी इस तरह के प्लांट बनाए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि इसके अंदर जो खर्चे की वाली बात है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ चुका है और कहीं ना कहीं इसके अंदर और देखना होगा। अगर ये सक्सेस हुआ ये प्लांट तो इसके बाद में और भी प्लांट लगाने की दिल्ली सरकार कोशिश करेगी और लगातार निरंतर कोशिश करेगी, क्योंकि अगर एक प्लांट कामयाब हो जाता है और इससे बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो 200 यूनिट की बात है वो हो सकता है दिल्ली सरकार आने वाले दिनों के अंदर जनता को और भी ज्यादा बिजली जो है वो फ्री दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है तो इस तरीके के उत्पन्न होने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ ये रोल मॉडल के तौर पर रखे जाएंगे और शायद ये इस तरीके की कार्रवाई और भी राज्यों के अंदर इस्तेमाल की जाएगी और इस तरीके के प्लांट और राज्यों के अंदर भी आएंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को या कहें केंद्र सरकार को काफी हद तक सुविधाएं मिलेगी और कहीं ना कहीं बिजली उत्पन्न करने के लिए उनको और जगह से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ कचरे से ही इतनी बिजली आ जाएगी कि जिससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक ऐसे प्लांट का उद्घाटन किया है जिसमें कूड़े से बिजली बनाई जाएगी और इस प्लांट के उद्घाटन के बाद सीएम ने ये उम्मीद जताई है कि इस प्लांट का ज्यादा से ज्यादा दिल्ली वासियों को फायदा मिले। और इसके अलावा उन्होंने जैसा कि अपने बयान में भी कहा है और उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्लांट दिल्ली में और भी लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।